Now, सेकंड का एक था मैथ्स का पेपर। मैथ्स का अलग अलग आया है क्या दोनों? सर बेसिक बहुत आसान है। बेसिक बहुत ज्यादा Basic सर है। पहला क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड भी सर बहुत ज्यादा आसान है स्टैंडर्ड भी। ये तो उनके लिए सर जो एक एक मार्क दो दो मार्क लाते हैं उनके लिए होते हैं स्टैंडर्ड। कोई तो बिल्कुल अरे तो सिंपल ही अरे ऐसे मैंने भी ली रखी थी जो ये लो। इसमें कुछ नहीं है रे अब मैं स्टैंडर्ड में आता हूँ। ना मुझे मेरे आगे का भविष्य की झलक मिल रही थी थोड़ी सी मैंने स्टैंडर्ड ले ली थी। तो हम लोग कल देख रहे थे फूड वेब। सर कल आपने टाइम चेंज कर दिया। मैं 5:30 तैयार हो गया था फिर जाके पता चला कि 3:30 ही थी ट्यूशन। इतना सही है सर। फिर उसको कुछ पढ़ा आपने क्या? इतना तो समय नहीं मिल पाया और कोई बात नहीं फिर करा देंगे। सर यूट्यूब जिंदाबाद। नाराज हो जाएगा सर। क्या? तभी छोड़ दो। अरे ये छोड़ दोगे जब तक खराब करो। अरे, कैसे कल ये सेकंड का फिर हम कार्बन एंड कंपाउंड्स के जो बच्चे हैं क्वेश्चन आंसर करा देंगे आपको। कौन से दादा माफ चलो तो मैंने भी मिले कहां से दिखाया था सर ने। बिल्कुल तो तुम पीछे बैठ के आराम कर लेते बिल्कुल भेज देना मैंने देखो अरबी वो कार्निवोरस सब हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर हो गया। फूड चेन आपको मालूम है ना, दैट इज द फूड कैन बी फूड चेन से हम लोग देख रहे हैं। फूड चेन food can be transformed from one organisms to other organisms through food chain। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड कैसे ट्रांसफर होता है? थ्रू फूड चेन। सारे पेपर हो गए? ये भी दिवाली के बाद मैथ का नहीं हुआ? मैथ्स का दिवाली अरे अभी चल ले लेना। So food energy is transferred from one organism to another organism through food chain। कैसे ट्रांसफर होती है? Through food chain। ओके, बात मत करिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, बात ना करें। इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा और फ्रॉग को ईगल खा सकता है। सर सांप भी खाता है। सांप भी खा सकता है। सो अब सांप जैसे चूहे को खाता है। ऐसे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि वेरियस थिंग्स आर ईटन बाय फ्रॉग। ऐसा बहुत सारा है। बहुत सारे नीमाटोड्स हैं, अर्थवॉर्म को भी ये खा लेता है। और फिर उसके बाद ईगल बहुत सारे बर्ड्स को भी खाएगा। तो उन सब का जो मिला जुला रूप है उसको क्या कहेंगे? फूड वेब। फूड चेन तो हमने देख ली थी कि द चेन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस दैट हु इज ईटन बाय whom, कि कौन किसको खाता है। हु इज ईटन बाय whom इज कॉल्ड फूड चेन। तो ऐसी चेन जो प्रिपेयर की जाती, बात नहीं करो शिवम, हु इज ईटन बाय whom के आधार पर होती है। वेरियस फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड दे फॉर्म वेब लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सा मतलब आपस में इंटरवूवन होती हैं। जैसे कि आप अगले पेज पे आ जाओ तो उसमें क्या दिखाया गया है? फूड वेब। ठीक है, फूड चेन तो आपने देख ली। फूड वेब क्या है? तो फूड चेन में हमने कल आपको क्या बताया कि फूड चेन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस। बात नहीं करो, देखो शिवम अकेले तुम बात करो, कोई तुम्हारी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस हु इज ईटन बाय whom, बाय whom। ठीक है,
सो ये चीज होती है। अब जरा देखो कि वेरियस फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सर डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? लिंक्ड अभी बता रहा हूँ, लिंक्ड विद ईच अदर, जो सड़ी गली चीजों को डिकम्पोज कर दें। जैसे कोई Bacteria. मर जाए तो ऐसे कहीं छोड़ दो आप, बिल्ली मर जाए तो अपने आप डिकम्पोज हो जाए। वल्चर। हाँ, वल्चर्स भी होते हैं, कितना टाइम गिद्ध, ठीक है। हाँ, कितना टाइम लगता डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया तो जल्दी कर लेते हैं, वल्चर्स भी देख लेते हैं तो खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारे डिकम्पोज, जो मरी हुई चीज़ों को खा लें, वो सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी चीज़ में क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। वल्चर्स को हम डिकम्पोजर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसे और ऑर्गेनिक बना रहे हैं, अपनी बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बना रहे हैं, तो उन्हें हम नहीं लिखेंगे। लेकिन डिकम्पोजर्स कौन है? which break down organic substance, complex organic substance into simple inorganic material and complete the food cycle। क्या वल्चर फूड साइकिल कंप्लीट, फूड चेन, ये जो हमारे बायोजियो साइकिल है, क्या उसे कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक उसे और ऑर्गेनिक में बदल रहे हैं, अपने ही मीट को बढ़ा रहे हैं। तो वल्चर थोड़ी ना डिकम्पोजर्स हुए। तो वल्चर तो एक ऑर्गेनिज्म का लेवल हो गया, ठीक है कि नहीं, जो मरे को खाता हो या किसी को भी खाए। डिकम्पोजर्स हुए बैक्टीरिया एंड फंगी, वही हैं, वही इनऑर्गेनिक में बदलते हैं। जो क्या करते हैं, HNO3 और इन सबको N2O और N2 में बदले। जो N2 में बदल दे उसको क्या कहेंगे? नाइट्रोसोमोनास। अभी हम अगले पेज पे देख लेंगे कि वे कौन से बैक्टीरिया हैं जो इन सब चीज़ों में कॉम्प्लेक्स यूरिया को जो बदल दे। किस में बदल दे? N2 में। तो उसे क्या कहेंगे? नाइट्रोसोमोनास। दो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। Now various food chains are interlinked with each other and many single organism eat many organism and many organisms are eaten by single organism। ये भी बात सही है कि नहीं? तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि one eat many organism and one organism is eaten by many organism। ये चीज है, many organism is the basis। ये क्या है? is the basis of food web। देख लो, जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं इंसेक्ट, तो इंसेक्ट को कौन कौन खा सकता है? स्पैरो खा सकती है, बर्ड खा सकती है, फ्रॉग खा सकता है, या और भी कोई ग्रास ऊपर भी खा सकता है। मान लो ग्रास स्पाइडर खा सकती है, स्पाइडर, हाँ स्पाइडर। तो इस तरीके से देख रहे हैं, वन इज ईटन बाय मैनी एंड, ठीक है, मैनी आर ईटन बाय वन, वन इज ईटन बाय मैनी। एक को कई लोग खाते हैं और एक को कई लोग खाते हैं। अब जैसे यहाँ पर लॉयन है, तो लॉयन क्या करेगा? लॉयन चाहे तो डियर को खा ले। मैनी आर ईटन बाय वन। देखो ये क्या है बताइए? ये प्रे है और ये सारे क्या है इसके? कंज्यूमर हो गए या प्रीडेटर हो गए, शिकारी हो गए, प्रीडेटर। और यहाँ पर ये क्या है? बहुत सारे प्रे हैं और एक प्रीडेटर। जैसे डियर हो गया, काऊ हो गया, और इसी तरीके से बफेलो या ऑक्स कुछ भी हो सकता है। तो लायन किस पर? गोट को खा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रे को एक प्रीडेटर खाता है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ फूड चेन। अगर वो सोचे हम तो डियर ही खाएंगे तो मर जाएगा लायन, ऐसा होगा कि नहीं? और उस एक डियर को सिर्फ लायन से नहीं बचना है, उसे टाइगर से भी बचना है, और दूसरे न जाने कौन कौन घूम रहा है, पता नहीं अजगर घूम रहा हो, तो उससे पाइथन से भी बचना होगा कि नहीं बचना होगा। तो उस एक को कई से बचना है और एक को कई को खाना है। ये भी बात समझ में आ गई? सो दिस इज द बेसिस ऑफ फूड वेब।
तो यहाँ पर है कि वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय, देख लो, मैनी, एंड मैनी ऑर्गेनिज्म आर ईटन बाय वन। मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, वन ईट मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वन ईट मैनी ऑर्गेनिज्म एंड वन ऑर्गेनिज्म is eaten by many. So this is the basis of food web. बाकी आपके बुक में तो लिखा ही हुआ है कि that is the web-like structure in which various food chains are interwoven with each other. जैसे जाल बना ले मकड़ी का, स्पाइडर का वेब जैसा सीरीज आपस में ही इंटरलिंक हो, that is known as food web. What does it सर mean? डिफाइन करने को आएगा व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब, फूड चेन सब कुछ आएंगे, फूड वेब बनाने को भी आ जाएगा। तो सिंपल आपको बनाना है, देखो जैसे प्लांट है तो प्लांट को ग्रास होपर खा लेगा, ग्रास होपर, और प्लांट को रैबिट भी खा लेगा, डियर भी खा लेगा, रैबिट भी खा लेगा, प्लांट को रैट भी खाएगा क्योंकि वो अनाज खाएगा, पेस्ट है, बर्ड भी खा लेगा। तो इस तरीके से ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा एंड बर्ड को हॉक खा लेगा, बाज, बाज। मतलब एक तरीके का ये ईगल ही टाइप होता है, अच्छा हॉक, अच्छा हाँ डेजर्ट है ना, और वो ठीक है, रैट को स्नेक खा लेगा, रैबिट को भी हॉक खा लेगा, और इस तरीके से माइस को भी, चूहे को भी ये खा जाएगा। और सर इन सबको रैट को भी तो खा- स्नेक खाता है ना, और इसको स्नेक खाएगा किसको? और स्नेक को भी हॉक खा लेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि माइस है, ये इसके द्वारा तो आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं, फ्रॉग को भी खाता है, और अगर मान लो इसको बर्ड मिल जाए तो बर्ड भी खा लेगा। और फ्रॉग भी खा लेगा और रैट भी तो खा इस लेगा, तरीके रैबिट भी से खा हम लेगा। देख रहे हैं कि ये क्या आपस में और rabbit भी इंटरलिंक्ड खा नहीं है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, फूड वेब, Food web. फूड वेब। नाउ नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल्स। व्हाट डज इट मीन बाय ट्रॉफिक ट्रॉफिक लेवल, लेवल्स? ट्रॉफिक लेवल्स का मतलब है if food, the various steps in a food chain, the various steps in a food chain ठीक है, at which transfer of food energy takes place, at which transfer of food energy takes place, ठीक है, are called trophic levels, called trophic level। नाउ मैं ट्रॉफिक की एटिमोलॉजी बता देता हूं आपको। सर ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी मतलब एटिमोलॉजी ऑफ ट्रॉफिक लेवल मतलब अगर चूहे को किसी ने खाया, स्नेक ने, तो क्या उसकी एनर्जी उसमें चली गई? हाँ। तो वो एक लेवल हो गया, ट्रॉफिक लेवल। अच्छा। तो ये एक लेवल हो गया, फिर इसके बाद ये एक लेवल हो गया, तो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ट्रॉफिक लेवल। व्हिच इज तो इससे इन पे ट्रांसफर हुई, इसको कहेंगे बायोमास। और ये किसका बायोमास है? प्लांट्स का। बायोमास मतलब बायोमास का मतलब जैसे हम कहें भाई दुनिया में 7 अरब लोग हैं मनुष्य, तो उनका बायोमास क्या है? तो आप कैलकुलेट करोगे 7 अरब है, 1 45 किलो का तो होगा, तो आदमी कितने तौल है? अच्छा एवरेज। हाँ, मतलब उनका वजन क्या है, उसको कहते हैं बायोमास। तो प्लांट्स का बायोमास कितना है? फिर उससे ऊपर वाले लेवल हैं कीड़े मकोड़ों का, आर्थ्रोपोडा का बायोमास कितना है? हर्बीवोरस। तो हर्बीवोर का, फिर ये आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। अगर आदमी ये को। किसी के द्वारा खाया जा रहा है तो दैट इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। मान लो ये आ गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। और किसी किसी में ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, और फिर उसके बाद जो सबसे ऊपर आ गया वो किस में आ गया?
फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ऐसा आपकी बुक में बना हुआ है, देखो ब्लू लाइन से अलग अलग किया हुआ है। प्रोड्यूसर, अलग अलग प्राइमरी, ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर, सेकेंडरी। बना हुआ। नाउ दैट इज ट्रॉफिक, वर्ड ट्रॉफी से आया है। तो और जैसे कहते हैं कि उस पहले क्या होता था, जैसे खेल कूद होते थे तो उसको ट्रॉफी मिलती थी, तो ट्रॉफी का मतलब है फीस्ट, फीस्ट का मतलब है बढ़िया खाना, तो खाने को मिलता है, तो उसी से ट्रॉफी वर्ड से ट्रॉफिक आया। तो ट्रॉफिक लेवल यानी फूड लेवल। तो ट्रॉफिक की एटिमोलॉजी क्या है? दैट मीन्स ग्रीक वर्ड है ट्रॉफी, दैट इज फूड लेवल। So the various level at which food energy is getting transferred are known as trophic level. तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो ऊपर जाने पर उनका बायोमास अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? कम होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, और इसी तरह से उसके ऊपर जो होगा वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा। अब हम देखेंगे कि ट्रॉफिक लेवल्स is further classified into producers and consumers। भाई उसमें कंज्यूमर्स भी होंगे और कुछ क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स भी होंगे। सो ट्रॉफिक लेवल हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए और इट इज गाइडेड बाय सर्टेन लॉ, इसका मतलब कितना वॉल्यूम होगा किसी ट्रॉफिक लेवल का, वो सब गाइडेड होता है। तो द बॉटम मोस्ट ट्रॉफिक लेवल विच इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज फॉर प्रोड्यूसर्स। सो प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। सर सर बोलिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आ जाएंगे। So producers are first trophic level. Now producers के बाद क्या आएगा इसमें? ओके नाउ प्रोड्यूसर्स के ऊपर आएगा
प्रोड्यूस इससे छोटा होगा हर्बीवोर, ये इतना छोटा कर दो थोड़ा, तो दैट इज वो शॉर्टर होगा। सर पहले सनलाइट आएगा ना? ठीक है, सनलाइट है, सनलाइट को किसी ट्रॉपिक लेवल में नहीं करते हैं क्योंकि उस पर अनलिमिटेड एनर्जी है। तो हर्बीवोर, हर्बीवोर ये तो आप इकोसिस्टम का बता रहे हो। दैट इज, बोलिए। ये तो आप इकोसिस्टम का बता रहे हो। सेकंड ट्रॉपिक फ्लो ऑफ एनर्जी। लेवल, ठीक है। इकोसिस्टम में भी फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, इकोसिस्टम में भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं। अच्छा ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर ही तो ट्रॉपिक लेवल चलेंगे। सर कार्निवोर, तो मतलब हर्बीवोर उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। कार्निवोर, अब इसमें क्या है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड अभी बता रहा हूँ, ट्रॉपिक लेवल। और जो इससे ऊपर होगा टॉप कार्निवोर जो दोनों को खाता है। हाँ, दैट इज टॉप कार्निवोर। इट इज फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ऊपर चलने पर उनका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, उनका बायोमास घटता चला जाएगा। और इसमें ये प्रोड्यूसर है, ये कौन सा है बताइए? ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ये कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी तो प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा का हस्तांतरण हो चुका है। फिर इसके बाद ये क्या है? कार्निवोरस जो Secondary हर्बीवोरस को खाते हैं। कंज्यूमर, एंड दिस इज टर्शियरी टर्शियरी कंज्यूमर जो इन सबको खाती है। and not eaten by anybody, so that is tertiary consumers. Now, सर omnivore कहाँ है? अब देखिए omnivore इसी में टॉप कार्निवोर में ही आ जाएगा। हम सब लोग क्या हैं, कभी कभी तो हम प्राइमरी कंज्यूमर की तरह भी काम करते Herbivore है सर हैं हम। जब हम हर्बीवोर हैं, और कभी कभी हम मीट खाने लग जाएं तो टर्शियरी कंज्यूमर की नहीं, पर तरह। जो ह्यूमन होते हैं होते तो omnivore ही है ना दोस्त। ऑमनीवोर है तो ऑमनीवोर को कहीं रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि कभी कभी वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरह भी काम करते हैं। नहीं, वो तो हमारी मर्जी है ना कि हम खाएं कि ना खाएं। हम खाएं। बाकी है तो हम omnivore ना। हाँ, हम ऑमनीवोर तो हैं, बट ऐसे आप नहीं कह सकते कि हम इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। चाहे कोई भी है तो हमारी फूड हैबिट अलग अलग है, ऐसे रखा नहीं है किसी के, क्योंकि हम हर लेवल के चीज़ों को खा लेते हैं। ऐसा नहीं है, रैबिट को भी खाया जाता है, कई लोग ऊपर वालों को भी खाते हैं। सर अभी चमगादड़ को खाया था। हाँ, तो इसलिए ऐसे रखने में फिर वो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ऑमनीवोर को नहीं रखा जा सकता। लाओ अब देखिए कि so here is certain law which is guiding it, that is the green plant capture about। इसमें laws regarding trophic level ये पूछा जाता है कि ट्रॉफिक लेवल फोर्थ लेवल से ऊपर क्यों नहीं सस्टेन हो पाता। सो ग्रीन प्लांट्स जो whatever solar energy falling on it, only 1% is converted into organic substance या food। उसमें से जितनी एनर्जी उस पर गिरती है बहुत सारी, तो उसमें क्या होती है, ट्रांसपिरेशन में खर्च हो जाती है, वाटर के इवेपोरेशन में पानी को ऊपर चढ़ाने में खर्च हो जाती है, और जो थोड़ी बहुत बचती है वो एब्जॉर्ब होती है, और वो कौन करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। और अंदर पर जो सोलर एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी से फिर क्या होता है, H2O और वाटर CO2 ये मिल करके ग्लूकोज है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड विद इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, क्या आपको मालूम है? इस तरीके से स्ट्रोमा जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और इसमें खाना बनता है ग्लूकोज। तो एक सेल के अंदर खाना बनता भी है, और उसी को बाद में यही जो ग्लूकोज है क्लोरोफिल भी है, और उसी सेल के अंदर और क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया को देगा
ग्लूकोज क्या कहिए लोग, ग्लूकोज, अब इसको 38 एटीपी में बदलो और सबको बराबर बराबर बांटो। मतलब उसके अंदर ये नहीं वो तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहा है, वो तो बात अलग है कि वो जितना रिक्वायर्ड उससे 100 मतलब 10 गुना ज़्यादा बना रहा है। 10% खुद कंज्यूम करता है और 90% हम लोग खा जाते हैं। तो वो जो बना रहा है, अब उसने ग्लूकोज बनाया तो किसको भेजा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में पर ग्लूकोज कितने एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हुए, 38 करेंसी ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो गए कि नहीं। तो ये इसी के लिए कर रहा है, फिर उससे उसकी लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं। बोल बात समझ आ गई। सर पहले एनर्जी कौन बनाता है सबसे ये अब जब सोलर एनर्जी जितनी गिरती है, सबसे पहला लॉ क्या है, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन इट। यानी जितनी टोटल सोलर एनर्जी गिरी उसमें से सिर्फ वो कितने परसेंट को खाने में बदल सकते हैं, 1% को। कन्वर्ट 1% सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन इट। और आपको ये जानकर खुशी होगी, ये जो सोलर सिस्टम है तो उसमें एक ये हमारी अर्थ भी है, तो और भी बड़े बड़े प्लैनेट्स भी हैं सोलर सिस्टम में। तो हम सोलर एनर्जी का 0.0001% रिसीव कर लेते हैं, ये आपके लिए खुशी की बात। फिर उसमें से प्लांट कितना करते होंगे, लेकिन जितना भी प्लांट करते हैं उसका 1% वे किस में बदल देते हैं, खाने में। समझ आ रही बात कि नहीं। तो ये तो हमने रिसीव किया अर्थ ने, और अर्थ में कितना पौधों पे पड़ा, जितना पौधों पे पड़ा उसका 1% उन्होंने उसको किस में बदल दिया, फूड एनर्जी में। बात समझ में आई कि नहीं। सो कन्वर्ट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन इट इनटू फूड एनर्जी। किसमें बदल देंगे, फूड एनर्जी में बदल देंगे। अब जब फूड एनर्जी बन गई, सो नाउ व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, देन तब क्या होगा, then some amount of energy is utilized for life processes, some dissipates in environment, सम डिसिपेट भी जाती है। अब लायन पीछा कर रहा है हिरन का, वो इतनी तेज दौड़ लगा रहा है तो आधी एनर्जी तो हिरन के ऐसे ही चली गई, भागने में और बचने में। तो कुछ जो अब पीछा करना, चेस करना, खाना, इन सब में भी तो एनर्जी चली गई कि नहीं, वो एनवायरनमेंट में गई। हमारी बॉडी में मसल वर्क करना पड़ता है कि नहीं, तो मसल वर्क में जो हीट प्रोड्यूस हुई वो कहाँ चली गई, इट रेडिएट्स इनटू एनवायरनमेंट। तो सम डिसिपेट्स इनटू एनवायरनमेंट। पेज नंबर कौन से, पेज नंबर 259 हमारे में, आप में 2-3 पेज आगे होगा। सो सम डिसिपेट्स, फूड चेन एंड वेब में देखो, हाँ सर उसमें यही लिखा है, लाइन से लिखा है, पेज नहीं सर, सर मोस्ट ऑफ गया है ना। तो सम डिसिपेट्स या रेडिएट्स इनटू एनवायरनमेंट, और and only 10% is converted into biomass of next trophic level। सिर्फ कितना बदल पाता है, only environment and only 10% of the food energy is converted या transferred at next trophic level। ठीक है। सर ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड की पर्सपेक्टिव से? इसमें आप शायद 12 नंबर का आता है,
सच में सर? सर 11 नंबर का आ रहा है इसमें। है ना? हाँ। 11 नंबर का आएगा, लोग बता रहे 11 नंबर का आएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको कम वेटेज दिया जाए। नाउ इस चीज को क्या लिख सकते हैं? ऑन एन एवरेज। अब अगला पॉइंट पढ़ो। 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज ठीक है, present 10% of our reaches to next trophic level, reaches to next trophic level, या ये कह सकते हैं वॉट एवर अमाउंट ऑफ फूड इज टेकन बाई एनी ट्रॉपिक लेवल, only 10% of it is utilized for adding in biomass of that tropic level. जितना भी तुम खाओगे उससे तुम्हारा, अगर तुमने 100 ग्राम का सेब खाया तो समझो 10 ग्राम खून बढ़ गया और बाकी लाइफ प्रोसेसेस इन सब में वेस्ट हो जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अगर एक बहुत बड़े 100 आदमियों के बीच में तुमने 1000 किलो अनाज गिरा दिया तो समझो 1000 किलो अनाज गिराया तो 100 किलो उनका खून बढ़ा। एक जीरो कम कर दो, एक जीरो क्या करो, जो अनाज खाया उससे उनका कितना खून बढ़ेगा? 100 किलो। बाकी लाइफ सर 10 से डिवाइड कर दो। सो ये है रीचेस टू, उतना वो पहुंचेगा। रीचेस टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल मीन्स वॉट एवर food amount of food is eaten by any trophic level only 10% of it is utilized to increase their biomass, to increase biomass, यानी जीवित वस्तु का मास है तो बायोमास कहेंगे ऑफ दैट ट्रॉपिक लेवल। इसको कहते हैं 10% लॉ। अगर 10% लॉ पूछा जाए तो यही लिखना है। This is called 10% law. Rest of the energy is utilized, वो अलग अलग जगह पर हो जाएंगे। So very little energy, ठीक है? Now, so very little energy is available at each level of available for next level of consumer, for next level of consumers। तो 10% लॉस का मतलब थोड़ा ही उनको मिल रहा है। The loss of energy is so great that only few trophic levels can be sustained in nature। इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है तो जो ट्रॉपिक लेवल है वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पाएगा? 4 तक। लॉस ऑफ एनर्जी इज सो ग्रेट that only few trophic level is sustained by nature। यानी मैक्सिमम 4 कितने तक जा सकते हैं? ज्यादा मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं। सर थोड़ा धीरे लिखो।
लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, यानी फूड चेन जो भी है कॉम्प्लेक्स है, कोई 3 तक ही जाती है, कोई 5 तक भी जाती है, तो फूड चेन सब ऐसा सिंपल नहीं है। और इसमें हम ये देखते हैं ईच ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड एक है कई के द्वारा खाया जाता है, ठीक है, एक कई के द्वारा खाया जाता है और एक कई को खाता है। वो खुद कई को खाएगा और खुद कईयों के द्वारा खाया जाएगा। जैसे मैं कई चीजों को खाता हूं और मुझे कई लोग खाएं, बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा समझो, एक कईयों को खाता है और एक कई के द्वारा खाया जाता है, इस तरीके से समझ में आई बात कि नहीं? तो और ये खुद बहुतों को खा रहा है और उसको इसने खाया इसने खाया, इस तरीके से आप हर जगह जंक्शन मानो। रैट ने कईयों को खाया और रैट कईयों के द्वारा खाया गया, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ सर। वन ईट्स मैनी ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ ईटन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। बोलो समझ में आई बात? वन ईट्स मैनी ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ ईटन बाय मैनी। सो इस वजह से क्या हो सकता है कि फूड चेन इज सो कॉम्प्लेक्स, फूड चेन is complex in nature, and vary in terms of number of trophic level. One organism eats many organisms, and self-eaten by many organisms. This result in इंटरकनेक्टिविटी ऑफ वेरियस फूड चेन्स कॉल्ड फूड वेब। इसकी वजह से वे आपस में क्या हो जाती हैं? इंटरलिंक हो जाती हैं। दिस रिजल्ट्स इन इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन्स फॉर्मिंग अच्छा वेब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड वेब। उसे क्या कहेंगे? फूड वेब बन जाता है। ये बात हो जाए। अब देखें थोड़ी देर आप रेस्ट ले लीजिए। हाँ आप नोट करें। इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे? शीशा देखिए, शीशा। हाँ बोलिए। सिंह पे सर कितना टाइम और लगेगा चैप्टर खत्म होने में? अब खत्म होने वाला है। क्योंकि चैप्टर खत्म होते ही भेज देना घर से। कार्बन एंड कंपाउंड्स के बहुत क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, वो कर इसीलिए हमने पहले आपको बुला लिया। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? कितने हैं? जो भी इन्होंने भी पेपर दिया ना उसको भी डिस्कस करने को बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसको करते हैं जो भी डिस्कस कैसे वही आएगा? वही आएगा तो उसी को डिस्कस कर लेंगे। कैसे भाई कैसे है? इसको मैम ने वो भेज दिया आरों का पेपर 90% को पेपर है। वो क्या देख लेना। अब जरा हमको देखें भी दिया आईटी का, कल आईटी का पेपर है। पूरा पेपर मेरे को दे दिया सर ने, बोला कर दो। एक और पॉइंट है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। अगर मान लो कि एनर्जी
चूहे से सांप तक पहुंच गई तो चूहा मरते मरते मर जाएगा, लेकिन सांप को नहीं खा पाएगा। अगर तुम्हारे सामने एक शेर है भी अधमरा पड़ा हुआ है, लेकिन हिरन उसे नहीं खाएंगे। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, वापस नहीं आती है। अगर पेड़ के बगल में एक आदमी बैठा भी हुआ है तो पेड़ उसे नहीं खा सकेगा कि ये सोचो कि पेड़ बढ़ जाए उसको खा पी के, नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, सबसे लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। सर सेप्रोट्रॉप कौन होते हैं? हाँ? सेप्रोट्रॉप जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं, नहीं, जो मृत वस्तुओं को खाते हैं, जैसे कि ईगल। डीकंपोजर जैसे? नहीं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं जैसे ईगल हो गया, बैक्टीरिया, फंगी। बैक्टीरिया फंगी भी रख सकते हो, बट सेप्रोट्रोफ वो है जो मृत को खाएं। बैक्टीरिया फंगी भी हो सकते हैं, और बैक्टीरिया फंगी को डिकम्पोजर्स कहेंगे, लेकिन उसको नहीं कहेंगे जो वल्चर को नहीं कह सकते डिकम्पोजर। बाकी जो डिकम्पोजर उनको कहेंगे जो सिंपल इनऑर्गेनिक में बना, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी और नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया है। सर सेप्रोट्रॉप और में हम इसी वल्चर को तरीके से रखेंगे। और कौन सा है, एजिटोबैक्टर, बहुत सारे अलग अलग नाम है बैक्टीरिया के जो ये सब काम करते हैं। इज यूनिडायरेक्शनल, कैसा है बताइए? यूनिडायरेक्शनल। सो इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली it is released to atmosphere when decomposed by bacteria। तो वास्तव में फिर से कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर। लास्ट में क्या होगी? ये थोड़ी कि बढ़ती रहेगी। अल्टीमेटली क्या होती है? जब गिद्ध मरेगा तो उसको कौन खाएगा बताओ? ईगल मरेगा तो कौन खाएगा? अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स खाएंगे। तो अल्टीमेटली किसी भी टॉपिक लेवल का कोई भी मरेगा तो वहाँ से एनर्जी का फ्लो किधर हो जाएगा? रेडिएशन के थ्रू एटमॉस्फेयर। सर ये 2 पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन सा? ये सो वेरी लिटिल एनर्जी और फिर यानी कि अगर मान लो यहाँ पर सन है तो सन से प्लांट बने, सन से इन्होंने जितनी एनर्जी ली तो अब वो प्लांट फूड में बदलेगा। तो अगर सन के पास मैं कहूँगा कि इतने किलो जूल एनर्जी है सन से उसके ऊपर गिरी, ऐसा नहीं कि सन के पास इतनी है, सन से इतनी ली तो यहाँ से इतनी ली, तो ये सिर्फ इसका 1%, 2 जीरो कम कर दो तो दैट इज कितना बदल पाएगा खाने में? 1000 किलो जूल इसके पास अवेलेबल होगी, दैट इज 1%। अब प्लांट को किसी ने खाया, इंसेक्ट ने खाया, तो इससे 10% लॉस है। 100 किलो जूल। अब यहाँ पर 10% का मतलब है कि 2 जीरो करो, इसका निकालो 10%। हाँ, यानी 1 जीरो कम हो, सही कह रहे हो। तो ये 1 जीरो कम हो गया तो कितना हुआ? 100 किलो जूल हो गया। 0.5। तो ये 10% है। फिर इसके बाद इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने, तो फिर इसका भी 10% 10 किलो जूल। फ्रॉग को स्नेक ने खाया 1 किलो जूल। तो और फिर एक फ्रॉग को खाया तो उससे उसका जो भी हुआ बहुत थोड़ा मिलेगा उसको एनर्जी। फिर उसके बाद पिकॉक कईयों को खाता रहेगा इस तरीके से, तो फिर उससे बाद ऐसा नहीं कि वो एक ही को खाएगा, दैट इज देयर आर मैनी। तो यहाँ से अच्छा बताओ, तुम अगर पालक पे जिंदा रहते हो तो ज़्यादा जिंदा रह पाओगे अगर मनुष्य पालक खा के जिंदा रहे, या फिर मनुष्य हिरन खाए तो ज़्यादा जिंदा रहे? पालक। क्यों? सर तो हम एक बड़े बायोमास पे डिपेंड हैं, और जो सोचें कि नहीं हम केवल उन्हीं को खाकर जिएंगे, मवेशी को, कैटल को, तो वो नहीं जी पाएंगे। जैसे समझ में आया कि नहीं? सूडान में हर तीसरे दिन लोग खाना खाते हैं, तो उसका क्या करते हैं? शोरबा बनाते हैं मवेशियों के सूप का, और बस उसको एक बार पी लेते हैं। फिर उनको हैरानी होती है कि इंडिया में लोग दिन में 3 बार खाते हैं, जबकि हम लोग 3 दिन में 1 बार शोरबा पीते हैं। मतलब मवेशी को पका लिया, उसमें नमक मिर्च डाल दिया, कैटल गोट है या कुछ है तो उसको पकाया और फिर उसका शोरबा बनाया, जूस, सूप, उसी सूप को पी लिया 3 दिन में 1 बार, तो उसमें जीते हैं। उनको तो 2 दिन अब आराम से जी लेते हैं। आराम से नहीं जीते हैं। कांगो या सूडान में जब हम लोग वहाँ काम करने जाते हैं, एयरफोर्स के लोग, तो क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हम लोग को है कि वहाँ पे व्यवस्था कायम करो
तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ जाते हैं तो हम लोग जो खाना फेंकते हैं तो उसके लिए वो ड्राम बाहर जो रखा वो उस पर लड़ाई होती है उन लोगों की कि हमें चाहिए हमें चाहिए। और अगर तुम उनको खाना दे दो खाने को तो उनको एक दिन खाना दे दो 3 दिन खूब काम लो, वो खुशी खुशी करेंगे, उन्हें पैसा नहीं चाहिए। और खाना दे दो और खाना देते समय मना भी नहीं करेंगे कि हमें अब मत दो, तुम देते जाओगे वो खाते जाएंगे, तुम्हें लगेगा इनका रबड़ का पेट है क्या, भूख कैसे? वो कभी मना नहीं करेंगे। तुम थक जाओगे, तुम शर्मा जाओगे कि नहीं इससे ज़्यादा तो नहीं खा पाओ, लेकिन वो मना नहीं करते। और खाने के बाद फिर 3 दिन काम लो, खूब हैप्पीली काम लो। तो सर वो 3 दिन क्यों नहीं खाते? हाँ, उनकी आदत ऐसी बन गई है ही नहीं उनके यहाँ, क्योंकि वो किस पर जिंदा है, भूख नहीं लगती उन्हें? वहाँ पर प्लांट्स ही नहीं है, वो सहारा मरुस्थल है, दैट इज सहारा डेजर्ट। तो उनको खाने पीने के लिए बस जो घास है उनको उनके मवेशी खाते हैं, मवेशियों का शोरबा वो पीते हैं, सूप, ये चीज़। तो ऐसी है। तो आप समझ गए ना कि अगर हम लोग बायोमास प्लांट के बायोमास पे जिंदा रहें तो ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है। और वहाँ बायोमास, इनको तौल के देख लो, मेढक को तौल के देख लो, सांप को तौल के देख लो, जितने सांप तौल में मिलेंगे उसका 10 गुना ज़्यादा मेढक मिलेंगे, और उसका 10 गुना ज़्यादा कीड़े मिलेंगे, और उसका 10 गुना वजन। पूरे दुनिया के पिकॉक को तौल के देखो, अगर तुम्हें पूरे दुनिया में 1 टन पिकॉक मिल गया तो निश्चित जानो ये 10 टन सांप मिलेंगे। बायोमास की बात कर रहा हूँ। और उस 100 टन फ्रॉग मिल जाएंगे, और फिर 1000 टन क्या मिलेगा, इंसेक्ट। और फिर उसके बाद एक नहीं 10,000 टन पेड़ होंगे, उनको तौल लो। यानी वो एनर्जी का ट्रांसफर है, उतनी ही बायोमास है जितना ट्रांसफर होगा ना नेक्स्ट लेवल पर। समझ में आ गई ना बात आपको? तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। आप देखिए कि एक आपके में फिगर भी बना हुआ है एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है, अर्थ बनी हुई, जरा देखो बुक में एक फिगर है कि अर्थ बना हुआ है, और उसमें सन से एनर्जी क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। तो सोलर एनर्जी इसमें आई, तो सन पासेस थ्रू क्लियर एटमॉस्फेयर मोस्ट रेडिएशन। अच्छा, इसमें जितनी एनर्जी गिरी, इसमें कौन सी एनर्जी गिरी बताओ? किसमें? है आपके बना कि नहीं बना? 56 हमारे में नहीं बना हुआ। 56 में छोटा सा बना हुआ है। अच्छा, ये चीज नहीं बनी आपके में? ना ऐसा नहीं, बस छोटा सा वो बन रखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात ऐसा ये बस। अच्छा, जब क्लिस्टर हो कोई बात नहीं। आप देख लो कि जितनी एनर्जी है मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब। हमारी अर्थ पे कैसी लाइट गिरी, विजिबल, और लेकिन उसने कौन सी निकाली, इंफ्रारेड। सन में भी विजिबल ज्यादा तेज होती है कि इंफ्रारेड? विजिबल ज्यादा तेज है, उसमें ज्यादा एनर्जी है। तो जब सन से एनर्जी आई वो कौन सी रेज है, विजिबल। और विजिबल में इसने एब्जॉर्ब कर ली क्या, सन एब्जॉर्ब्ड मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, मोस्ट एनर्जी। और अंदर उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इसके अंदर जो फेरस और निकिल है वो मोल्टन लावा बन गया, और उससे जगह जगह वॉल्केनो बने, क्योंकि नीफे माना जाता है कि नहीं इसमें, ठीक है। और जो सरफेस है उसमें कौन कौन है, सियाल और सीमा। भाई सरफेस में कई कई नदियां हैं कि नहीं, तो नदियां जहां पर हैं वहां पर सिलिका और मैग्नीशियम है, और सरफेस पर क्या पाया जाता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और अंदर क्या है, नीफे, यानी फेरस, और ये सेंटर में इन्हीं कोई तो मोल्टन मैग्मा निकलता है। बाकी समझ में आ गई बात कि नहीं? सीमा का पाया, सीमा का मतलब है सिलिकॉन मिट्टी, SiO2, और मैग्नीशियम, ये नदियों के तल पर। सर एम में लिखा, आपने MG लिखी। MG लिख लो, छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, बाकी MG लिख ली। अब ये होगा। अब इसमें से ये जो निकली वो कौन सी है, इंफ्रारेड। अगर इंफ्रारेड है और इसमें एक हमारे पास CO2 है, तो CO2 क्या करेगी, उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देंगे। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, टिंडल। ये ठीक है ना, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों इन्होंने ऐसा कहा, जानते हैं नहीं जानते नहीं है, ये कुछ और बात है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इनको, ये लद्दाख गए हुए हैं, वहां देखा है कि जब ठंड है ना तो ठंड में लोग पॉलीथीन लगा लेते हैं अपने नर्सरी में जिसमें वो पेड़ उगाना है,
और उसमें जब सन की एनर्जी एक बार अंदर चली गई तो वो अंदर ही अंदर रोटेट होती रहती है और उसको गर्म कर देगी, जिससे और ठंडा है लद्दाख, वहाँ तो प्लांट तो एनर्जी पा नहीं सकेंगे, तो अगर पॉलीथीन के अंदर डाल दो प्लांट को तो वो गर्म रहेंगे। एक बार एनर्जी अंदर आ गई तो जैसे कार का शीशा है ना, विजिबल लाइट को आने तो देता, बाहर नहीं जाने देता, अंदर ही अंदर घुमाता रहेगा, फिर जब अंदर बैठो तो खूब गर्मी लगेगी। गर्म कार में बैठ जाएगा तो वो बाहर नहीं जाने देता ना, सर एसी तो चला लेते हैं। आप देखो कार के बाहर ठंडा है, जब कार ऐसे धूप में खड़ी अंदर जाओ खूब गर्मी लगेगी। अच्छा लद्दाख में, लद्दाख नहीं कहीं भी, यहाँ भी खड़ी कर दो। हाँ, शीशे का अगर तुम घर बना लो और उसके अंदर जाओ तुम्हें इतनी गर्मी लगेगी शीशे के घर में, और सनलाइट आए तो सनलाइट आ तो सकेगी लेकिन उसमें से जा नहीं सकेगी, तो ऐसे में क्या होगा, वो बहुत गर्म हो जाएगा। वैसा इफेक्ट ये ग्रीन हाउस का रहता है। तो क्या वही इफेक्ट CO2 की लेयर दे रही है? और क्या सिर्फ CO2 इसके लिए जिम्मेदार है कि वाटर वेपर भी जिम्मेदार है और मीथेन भी जिम्मेदार है और H2 गैस भी जिम्मेदार है? तो ये चारों गैस कौन सी हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये कैसी गैसेज हैं? और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, जो कि क्योंकि इसकी वजह से है, तो उसकी वजह से जो सन पर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और रात को कितना हो जाता है? -190। अगर अर्थ में -190 रात में हो जाए तो सो लोगे आराम से। जीरो ही हो जाने पे हालत खराब हो जाती है, तो वहां पर रेडिएशन सब निकल जाते हैं क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जबकि यहाँ पर रेडिएशन को कौन कैप्चर करके रखता है? धरती को वार्म करके कौन रखता है? ये रखता है। और साथ में 110 क्यों नहीं पहुंच पाता हमारे यहाँ का टेम्परेचर? ये बता वो जो ये भी सही बता। जैसा इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक लेयर किसकी है? ओजोन। तो ओजोन के इधर से कौन सी लेयर आई? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट वही परावैंगनिक किरणें हैं, दैट इज अल्टीरियर टू वायलेट, वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी वाली। और इंफ्रारेड का क्या मतलब है? इंफीरियर टू रेड, रेड से भी गई गुजरी। यानी आप समझो इनका नाम कौन कौन सी एनर्जी बताई? विबग्योर है, तो विबग्योर में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? वायलेट लाइट होती है, जो वेल्डिंग होती है तो वायलेट लाइट निकलती है कि नहीं, उसको नहीं देखा जा सकता है, तो वायलेट लाइट है। और जब सोते हो तो नाइट में रेड बल्ब जला के सोते हो क्योंकि उसमें कम एनर्जी है, और वायलेट लाइट या नीली बल्ब में पढ़ना पसंद है। तो अब जैसे मान लो ब्लू फ्लेम है, जब ब्लू फ्लेम चलेगी गैस में तो कहते हो हाँ भाई बहुत एनर्जी है, और वही येलो हो जाए तो कम है। अच्छा, इससे ऊपर एनर्जी किसकी है? अल्ट्रावायलेट। और रेड से कम इंफीरियर टू रेड। तो सन से जो एनर्जी आई वो कौन सी है? यूवी। समझ में आई बात कि नहीं? तो सन से जो एनर्जी आई वो कौन सी है शिवम? सन से जो एनर्जी सर वो है सर ग्रीन नहीं है सर, वो है विजिबल विजिबल रेज, वो गामा रेडिएशन सर, ये सही बताए। देखो अब तो बहुत अच्छी बात कही है, इन्हीं की बात पे आगे बढ़े। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़े थे तब का निशान आ गया कि गामा रेडिएशन फिर क्या होता है? एक्सरे, फिर यूवी रे, और फिर एक्सरे, यूवी रे, फिर क्या होता है? विजिबल, फिर इंफ्रारेड, और फिर माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। रेडियो वेव अब देख लो। हाँ सर आपने बताया था ऑर्डर। अच्छा, फिर जब गामा आई सन से तो फिर वो गामा रेज और एक्स रे आई तो वो यूवी में कैसे बदल गई? सर बीच में CO2 था। सर ओजोन लेयर की वजह नहीं से। सुनी आपने? नहीं सुनी। उन्होंने बोला आयनोस्फीयर है, वहां सबको उन्होंने आयोनाइज कर डाला। सबसे ऊपर क्या है? ट्रोपोस्फीयर, और फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। जैसे ही पढ़ी सबके इलेक्ट्रॉन हटा डाले गामन। बोला हम गामा, हम पहलवान हैं। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन हटो सारे, और सब प्लाज्मा स्टेट में बैठे रहना, कोई इलेक्ट्रॉन किसी में। और ऐसा करने में वही गामा अब किस में बदल गई जब इतनी एनर्जी उनकी खत्म हो गई? यूवी। अब इनकी बात सुनो, इन्होंने कहा उसके बाद उसको मिला ओजोन। ओजोन ने कहा हमको तोड़ो तब आगे जाओ। तो ओजोन के जो मॉलिक्यूल होते हैं तो वो ऐसे होते हैं, तो उनको तोड़ने में इनकी बहुत एनर्जी लग गई।
डबल बॉन्ड तोड़ना आसान बात है क्या? तो जब उनको तोड़ा सर तो फिर सी क्या किधर हुई? है? समझ में आई बात की नहीं? तो जब उनको तोड़ा तो अच्छा, विजिबल बनी, O3 विजिबल जब अर्थ पे गिरी तो आधी के अर्थ ने ले ली कि हाँ। हमारा भी टैक्स, और आधी लौटी वापस। और जो लौटी उसकी एनर्जी गई तो वो IR बन के आई। IR बन गई, IR में से कुछ रही कुछ एस्केप कर गई। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आपने देखा कि एनर्जी का किस तरीके से वितरण हो रहा है, सन से आने वाली एनर्जी को किस तरीके से ये चीज हो रहा सन है, से गामा रेडिएशन आती है। गामा रेडिएशन आती है। सो अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें। सर अभी कितना बचा है? थोड़ा सा बच रहा है, सर ओजोन का बचा है बस। वही अब बता देंगे। देखो हमने आपको ओजोन का थोड़ा बता दिया ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसी को समझा देते हैं। सो सर लिखवा दो व्हाट इज ग्रीन हाउस। अभी देख लेता हूँ कि अगर आगे ऐसा है वर्ड इसमें तो लिखवा देंगे, इसी चैप्टर में है क्या ना, है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो लिखो इस चीज को। सही ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी उसके बाद क्या अनडायरेक्शनल के बाद यूनिडायरेक्शनल है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, यानी इट कैन नॉट फ्लो बैक। अगर एक बार ये आ रही है सन से यहाँ तक निकल गई तो फिर ये कहाँ चली जाएगी, फिर ये आगे निकल जाएगी एटमॉस्फेयर, ये वापस नहीं आ पाएगी कि ऐसे सन के फिर चली जाए। सन क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। जी है। क्या आपको मालूम है कि सन हर सेकंड 6000 किलोग्राम कम हो रहा है? नहीं मालूम। इतना जल जा रहा है, एनिहिलेट हो जा रहा है। उससे जो एनर्जी बन रही है ना, वो आपके मिलियंस ऑफ फिजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर वहाँ विस्फोट हो रहे हैं। और उसे एक यहाँ पर अगर एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट हो जाए, अमेरिका ने बना रखे हैं हाइड्रोजन बम, दैट इज फ्यूजन बॉम्ब्स। कौन से बम्स? फ्यूजन, जिसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना। एक होता है यूरेनियम टूट जाता है, उसको कहते हैं एटम बम। फिजन, यूरेनियम टूट जाता है ना, तो यूरेनियम किस में टूटता है? क्रिप्टॉन और ठीक है बेरियम में टूटता है। इसको कौन सा बम कहते हैं? एटम फिजन। फिजन का मतलब टूटना। सर यूरेनियम बड़ा एटम जब टूटे तो उसको क्या कहते हैं? फिजन बम। और फिजन बम को ही एटम बम कहते हैं क्या? जो कि हिरोशिमा नागासाकी में डाला गया। सर दो वो भी। अच्छा, अब एक फ्यूजन बम होता है। तो फ्यूजन बम कौन सा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बन रहे हैं? हीलियम। हीलियम। लेकिन इस बम को विस्फोट कराने के लिए एक स्पार्क भी। ये देख लो, ये बहुत सही कह रहे हैं, इतनी एनर्जी चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि मतलब थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत होती है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई? टाइम क्या गया, अभी उन्होंने बताया कि नहीं? कहते हैं कि जब इसका विस्फोट कराया जाए तो जब हीट निकले उसके अंदर फिजन कराया जाता है। बहुत बड़ी बात शिवम ने कही है। सर किलो जूल होगा कि सिर्फ के होगा? केल्विन, इतना टेम्परेचर चाहिए पूरे सन में। पूरे सन के सेंटर में ये टेम्परेचर है, बाहर जो उसकी क्रोमोस्फीयर है 6000 केल्विन है, और उसके सेंटर में कितना है? 10⁻⁷ केल्विन। उसमें भी जो इससे 100 गुना तेज स्पीड से चल रहा है, यानी ये टेम्परेचर 9 है। तो वहां पर भी सब नहीं कर पाते हैं। वो हाइड्रोजन किस्मत वाले जो बहुत तेज स्पीड में चल रहे हैं, वही जब टकराते हैं तब हीलियम में बदल पाते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? तो फिजन का मतलब समझ में आ गया? तो सर कभी फोड़ा है क्या ये? बता रहा हूं। तो अमेरिका के पास ऐसे सैकड़ों हाइड्रोजन बॉम्ब हैं, जिसमें से एक बॉम्ब फूट जाए तो अगले 50 लाख सालों तक एक बैक्टीरिया भी धरती पर न पनप पाए। पूरी धरती इतना में। मतलब विजय प्राप्त कर ली उसने। वो खुद अमेरिका खुद भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसके आपे की बात आई, ईगो की बात आई, तो वो पूरी दुनिया को भी नष्ट कर दे। मतलब पूरी अर्थ उस पे चली जाएगी। पूरी अर्थ अगले 50 लाख सालों तक। दिस इज सो कैटास्ट्रोफिक दैट इतना विनाशकारी विध्वंसकारी होगा कि एक बैक्टीरिया भी पनप नहीं पाए। तो और सर ऐसे सैकड़ों बम है उसके पास। अरे समझ आए फ्यूजन? फोड़ दिया। तो आपने समझ लिया ना कि कोई कहे कि एटम बम डालो कि हाइड्रोजन बम। कोई कहे हम आपके ऊपर एटम बम फेंक देंगे, तो कहते ना हम हाइड्रोजन बम फेंक देंगे, वो डर के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। और सन में फ्यूजन बम नहीं है, फ्यूजन बम। फ्यूजन का मतलब मिलना, और फिजन का मतलब जैसे लाखों होते हैं।
फ्यूजन बॉम्ब। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब हम आगे की बात देखें। सो व्हाट इज नाउ ओजोन लेयर? देखिए, ओजोन इज सच ए गैस दैट एट लोअर स्ट्रेटा इट इज ए पॉइजनस टू अस, इट कैन किल अस। अगर ये नीचे हो जाए तो क्या होगा बताओ? उसको सांस लेने से हम लोग मर भी सकते हैं। बाकी अलग बात है कि जब किसी की ये बैकबोन में प्रॉब्लम होता है तो बैकबोन में क्या होता है, बीच में थोड़ा कुछ हड्डी बढ़ जाने से प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो उसको क्रायोस्कोपिक सर्जरी दी जाती है, ओजोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो छोटी हो जाएगी बोन और फिर वो ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक सर्जरी। तो ऐसा करा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन फिर भी ओजोन एट लोअर स्ट्रेटा is harmful, but at higher level it shields us from harmful ultraviolet radiation. higher का मतलब है ये स्ट्रेटोस्फीयर में हमसे 50 किलोमीटर ऊपर पर जो ओजोन की परत स्थित है वो हमको हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। समझ में आ गई बात कि नहीं? However, there is a window in ultra ozone layer since 1980। तो एक लेयर हो गया। जरा देखें क्या क्या चीज होती है। और सर उसके नीचे जो मतलब अगर वो ओजोन इज, हाँ बोलो, O3 मॉलिक्यूल। सर उस विंडो के नीचे जो भी होता है उसको कैंसर हो जाता है। बिल्कुल। अभी इसके 5-6 हार्मफुल इफेक्ट है वो भी देखें कि अगर मान लें, ये बिल्कुल सही बात कर रही हैं, इट शील्ड्स अस फ्रॉम हार्मफुल ultraviolet radiations. So the UV radiations जो इस पर पड़ती हैं, सन से आ रही सर हैं, आपने वो देख लो। सर वो होता ही है कि लास्ट पॉइंट ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी यूनिडायरेक्शनल। वो तो नहीं था। अब जरा देखो, O2 है, O2 पर अगर UV पड़ी तो किस में बदल गई? क्या नेसेंट ऑक्सीजन? नेसेंट का क्या मतलब है? हाँ, ये बिल्कुल अभी अभी पैदा हुई है, ज्यादा देर नहीं रह पाएगी। और फिर यही ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर क्या बना देती है? ये ओजोन। और वो चाहे ये भी हो सकता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये चीज है। अब जरा देखो, ये ओजोन है। सो ये काम वहाँ चलता रहता है, यानी यूवी एब्जॉर्ब होती रहती है, ओजोन बनती रहती है, और फिर मौका पाके फिर टूट जाती है रात भर में, फिर सुबह से तैयार, फिर ओजोन बनेगी। सर पर ये ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कैसे, 3 बॉन्ड कैसे? 3 बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड है। अभी आप कहोगे कि यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, इसकी तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, ये रेजोनेंस हो रही है, तो थोड़ी देर इस पे डबल बॉन्ड रहता है, थोड़ी देर इस पे। अगली क्लास में पढ़ो, मतलब कभी इस पे आपस में लेन देन चलता है। बहुत धीरे बोलते हैं, जैसे यू शुड एक्नॉलेज और एनलाइटन अस आल्सो, बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लॉरेट टू एक्नॉलेज अस। कभी कभी तो आपका ज्ञान हमें मिल जाता है जब पूछ लेते हैं। सो ये देखो, नाउ हमने क्या देखा, ये किस लेवल पर मौजूद है? तो अगर अर्थ को देखें तो अर्थ के ऊपर कौन सा है सबसे पहला लेवल? देखो वो बोल रहे हैं अभी चुप रहो, तुम लोग पहले बोल देते हो तो फिर निकल नहीं पाता है वहां से। तो ये अर्थ है, अर्थ में 10 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर है, फिर उसके ऊपर 50 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, और फिर 350 किलोमीटर, और फिर उसके बाद 500 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो है इसको कहो ट्रोपोस्फियर। स्फीयर छोड़ दो, ट्रोपो। और इस पे क्या लिखें? स्ट्रेटो स्फीयर। फिर उसके ऊपर क्या है? थर्मोस्फीयर। और फिर उसके ऊपर आयोनोस्फीयर, और उसके ऊपर एक्सोस्फीयर। 500 तक ही है, ये लेवल नहीं है, 500 तक ही लेवल है। फिर एक्सोस्फीयर, ये देखो, और ये थर्मोस्फीयर को मीजोस्फीयर भी कहते हैं। मीजो का मतलब मध्य का। जब इलेक्ट्रॉन निकले, कहां से निकले बताओ? इस पर कौन गिरा आके?
अल्ट्रावायलेट रेज देखो, सर gamma गामा radiation. तेज सर गामा बगल बैठने वाला भी तेज हो सर, जाता है। gamma ये radiation. देखा, गामा रेडिएशन है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ आगे आ गया। सर, तो UV में- यही बदलने में कभी कभी ये एक्स में भी बदल जाता है, उससे डिग्रेडेड है ना एक्स, Xenon. गामा एक्स से बदला। और फिर जब ये एक्सोस्फीयर क्रॉस, ये UV. आयनोस्फीयर कर दिया, आयन में सबको तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, फिर तब ये किसमें बदल गया? यूवी। तो यहाँ तक आते आते यही ओजोन लेयर है। ये कौन सी लेयर है? ओजोन मतलब स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन है। हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर पर है। अच्छा, ये यूवी में बदल गया। अब ये देखो, वो जो इलेक्ट्रॉन निकले क्या फिर वो अपने में वापस जंप कर जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि हमेशा निकल ही जाए, रोज निकलना है। तो वो जब वापस आते हैं तो मीजोस्फीयर में मिलते हैं, और जब वो वापस आएंगे तो क्या एनर्जी रेडिएट करेंगे? भाई ऊपर की चीज नीचे गिरे तो एनर्जी निकलेगी कि नहीं? इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहीं पर वो जो स्पेस क्राफ्ट आया था ना, कल्पना चावला का, यहीं फटा। बोले मीजोस्फीयर से गुजर जाए कल्पना तो गुजर जाए, लेकिन नहीं गुजर पाए और मारेगी। बस वो गुजर गई। आप समझ गए ना? तो इस तरीके से आगे ओजोन लेयर इसको स्क्रीनिंग करेगा, और फिर क्या होता है, उसका जो गास्केट है वो पिघल गया, अच्छा, वो कैप्सूल में जो आ रही थी वो पिघल गया। रबर उसकी पिघल गई। तो अब ये देखो, ये यहाँ से आया तो फिर कौन सी रेज हो गई? विजिबल। सर उसके शरीर का कुछ अणु मिला ये देख लो, यही है। अबे पूरा जल अब गया। ये विजिबल हो गया। पिघलेगा तेरे वो 10% लॉ पे मिला, मतलब जैसे 50 किलो की थी तो 5 किलो मिला। वो भी ये है 20 करोड़ का। मैं fan off कर रहा हूँ। आप गजेंद्र के वो जो साइंटिस्ट को खोने का दुख है ना, हम लोग नहीं मान लो, जो उनके मन में हो रहा है। एक वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक निकल। हाँ, ऑफ है। सर कल्पना चावला साइंटिस्ट थी देखो, ऐसे ही थी, रस्ता चल रही थी, बोले पकड़ के बैठा दिया कि जाओ, तुमको मरने के लिए भेज दिया। ये अंग्रेज लोग करते थे, उन्होंने कॉलोनी बना रखी थी। सर ऐसे तो प्योर चार्ट पे भेजा ना ना मैंने सुनीता विलियम को भी भेजा था। So the ozone layer was first noticed to get depleted. ये काम क्या करती है? ओजोन लेयर, ठीक है, shields us from harmful ultraviolet radiation करती है। Now it is first noticed बाई that, क्या noticed हुआ? There is depletion of ओजोन लेयर, उसमें छेद हो गया in 1980. Then UNEP क्या है? बोलो बोलो। हाँ, सर यूएनईपी सर यूनाइटेड नेशन सर आगे एजुकेशनल पॉलिसी। हर चीज है मालूम। सर पी का मतलब प्रोग्राम है वो तो सब बता दिया शिवम ने, तो बता पा रहे हैं। इन्वायरमेंट प्रोग्राम एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसकी बैठक हुई। देन यूएनईपी, ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ऑल कंट्री के जो हेड्स हैं ऑफ द ग्रुप, सर ठीक उन्होंने है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठीक है, यूएनईपी decided to reduce the use of CFC. CFC का मतलब क्या है? फ्लोरोकार्बन कार्बन्स। यानी अगर C में Cl लगाओ और F लगाओ, या C में 8 Cl लगाओ, 3 F, ये सब रेफ्रिजरेंट है। या F लगाओ और इसी तरीके से 3 Cl लगाओ, ये सब एक ही फैमिली के हैं। तो इनको कहते हैं फ्रीऑन्स। क्या नाम दिया गया है? फ्रीऑन्स। जो हम लोगों के एयरक्राफ्ट में यूज होती है वो फ्रीऑन 12 है। अपने इंडिया इसमें अमोनिया यूज हो रही है। कभी अगर बदबूदार आने लगे तो समझ जाना गैस लीक हो रही है। तो फ्रीऑन्स, लेकिन अभी भी बता दूं, फटेगी तो सर नहीं। कुछ फटे या ना फटे ये ठीक है। सो सर ऐसी बहुत ठंडा ये क्या है बताओ? रेफ्रिजरेंट है क्या? एयर कंडीशनर है, कूलेंट। तो
decided to reduce use of CFC, a kind of coolant या refrigerant, to half of, कितना, half of value used in 1979, यानी जितनी पिछले साल यूज की गई है सभी देशों के द्वारा उसका आधा वो कर दो। 80 पे चीज पाई गई, बोले 79 में कितना यूज करते उसका आधा करो। अब कौन देश कितना करता है ये तो हम लोग को नहीं मालूम है, लेकिन यूएनईपी में ये बात कही गई, ठीक है। अच्छा, ये सब आपके में दिया है हाफ ऑफ सक्सीडेड, एक दो इसमें अमेंडमेंट कराएंगे। सो यूएनईपी डिसाइडेड इन 1986 में बैठक और 1987 में बैठक हुई और इट्स वैल्यू मतलब इन छेद होने के 7 साल बाद। हाँ 1986 के हाफ तक बुक में लिखा हुआ है, पढ़ो। अब इतनी बात समझ आ रही है आपको? What are the harmful effects of ultraviolet radiation? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। Harmful effects of UV तो ठंडी लगती है। रेडिएशन। तभी मैं इसको ठंडी को कम कर देता हूँ। देखो 1 मिनट में शिमला से हमने आपको नागपुर पहुंचा दिया। अब जरा देखें कि क्या क्या चीज ये कर सकती है। 200 साइंटिस्ट गए थे आर्कटिक रीजन में, उन सबको स्किन कैंसर हो गया। क्यों गए थे सर? वो वहाँ पर कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, प्रयोग होते रहते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सर बीच में ऑस्ट्रेलिया में भी हो गया था। फिर So- वहाँ पे जो भी लोग रहते थे उनको स्किन कैंसर हो गया था। अब ये देखो क्या क्या है। फिर उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगा के उसको फिर वापस अच्छा। अभी सही कर प्रीमेच्योर एजिंग, स्किन कैंसर। सर स्किन कैंसर में मेनली क्या क्या रोग आ सकते हैं? स्किन में कैंसर हो जाएगा। अरे नहीं इसके मतलब अलावा दिखेगा, विजिबल होगा या अंदर ही ये अंदर का? कॉर्नियल बर्न, जो आई की कॉर्निया है वो क्या हो जाएगी, बर्न। सर ठीक है, तो इसलिए हम यूवी रेस का ये है म्यूटेशन ऑफ सर जाइगोट। हाँ, म्यूटेशन भी हो जाता है। जो माँ के गर्भ में पल रहा जाइगोट या बच्चा है ना, फीटस, उसका क्या हो सर जाएगा, पीछे वाले का भी पीछे वाले का बुरा देते हैं। क्या बढ़ाना? म्यूटेशन हो जाता है। क्या बढ़ाएगा please? टेम्परेचर ठंडी लगेगी। और दैट इज म्यूटेशन ऑफ फीटस। सर वो आया क्या आपका ऑर्डर, वो जो आपने वो लंदन से मंगाया था ना? सब आ जाएंगे, अभी यूवी रेडिएशंस की वजह से आ नहीं पा रहा है फिर डिलीवरी बॉय का हो गया। दिल्ली में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और कैटरेक्ट्स भी हो जाता है। कैटरेक्ट क्या होता है? वो आप सर दिखाओगे? आंखों का यार मोतियाबिंद। इसमें तो था कौन सा चैप्टर था वो? ठीक है, मोतियाबिंद। सर ये अच्छा मोतियाबिंद। अच्छा, इसके अलावा टैनिंग हो जाती है, स्किन कैंसर और स्किन टैन भी हो जाती है ना, काली पड़ जाती है। हाँ सर। फिर स्किन उसको कैंसर फेस या वॉश टैनिंग से हो धोते जाएंगी। हैं। रिंकलिंग ऑफ स्किन कैंसर, टैनिंग एंड झुर्रियां पड़ जाएंगी। इसी को प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। दैट इज रिंकलिंग ऑफ स्किन, ये सब भी हो जाएगा। ये सारा इफेक्ट है। ओके, नाउ साइज हुई थी 10। इसके अलावा इट ऑल्सो डैमेजेस प्लांट्स। हाँ सर जला देते हैं। कैसे कर लेता है? प्रोटीन, लिपिड एंड दैट इज सेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट। प्रोटीन, लिपिड
and cellular membrane of plant. ओके, अब जरा देखो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा नंबर का और ये सर बोला कि if all members of any trophic level is removed then what will happen, explain. सर देन द वेजिटेशन एंड मान लो सारे शेरों को मार दिया जाए तो क्या होगा? सर मैं कहूँ हिरन वो बच फूड जाएगी। वेब है उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो हिरन को बाहर सर, खा छह सर जाएगा। हिरन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिर और फिर फिर वो पेड़ प्लांट्स पौधे खा खाएंगे, हाँ, प्लांट्स कम हो जाएंगे, फिर सर देश में आकार आ जाएगा। हम मर जाएंगे। नहीं सब प्लांट आ कम हो जाएगी। जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कम होगा प्लस हम क्या हम खाएंगे? क्या खाएंगे? वेज पीपल तो मर ही जाएंगे। अच्छा, यहाँ वेज पर पीपल मर गए तो नॉनवेज क्यों पी सकते हैं? जैसे यहाँ पे काले हिरणों को संरक्षण दिया गया और उन्हें नहीं खाने दिया, बचा बचा के रखा, तो क्या इसी वजह से तो ये रेगिस्तान ही बन गया है, डेजर्ट? हाँ। क्योंकि काले हिरन कोपलों को उगने से पहले ही खा लेते थे, वो प्लांटलेट्स खा जाते थे, प्लांट भी उगने ना पाते थे, प्लांटलेट्स उगा नहीं कि वही जमीन में ही खाते रह रहे, तो वो भी मर गए। और फिर उसके बाद जमीन में जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी, वो रेत उड़ उड़ के बाद में क्या हो गई, डेड हो गई, वो सैंड बन गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इफ सर इसीलिए तो उसको क्या सलमान खान को जेल, लेकिन वो अभी तक जेल में आया ही नहीं। all members of आया इधर ही आया। any trophic level in food chain रेलवे स्टेशन के बगल पे। is removed, then सर सलमान खान ने कौन सी रन को मारा था? what 6 100 रन मारे थे? सर बताओ ना कौन से हिरन को मारा था? अभी थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा मुझे कि वो एक मूवी बनाई थी, सर 12 से हम साथ साथ हैं, उसी में क्या हुआ, वो लोग चले गए कि शिकार करने चले गए, अच्छा। बीच में 2 घंटे का समय मिला, चलो शिकार करें। नाउ सर पोलो ग्राउंड में वही किया नहीं ये गोल let us take a food chain. ये important question है, that is grass, deer शेर and लायन lion. सर So- टाइगर भी तो खा सकता है It will damage the ecosystem if all members of any trophic level is removed, then it will damage the फूड चेन if इकोसिस्टम को ही, ये पारिस्थितिकी तंत्र को ही भी नष्ट कर डालेगा। If all members of any trophic level in food chain are removed, सभी रिमूव कर दिया जाए। देखो कितने तुम लिख कम रहे हो ना, तभी तुम बातें ज्यादा कर रहे हो, तुम्हारे लिखने की गति में देख रहा हूँ कम है, एक और फालतू आदमी बात ज्यादा करता है, तुम फालतू बैठे हो सबके बीच में, तुम्हारा यहाँ क्या रोल है? पीछे जाके बैठो कहीं, पानी पियो जाके। It will damage the, इवन बंदर भी फालतू नहीं बैठता, वो बगल होता है ना, वो दूसरे के सर से जुए निकालता है जब तक बैठता है। तुम कुछ तो करो, कम से कम अपने बगल वाले का सर साफ करो। सर मेरे बालों में जुए ही नहीं है। नहीं है कुछ तो। It will damage the, स्कम निकालो उसके सर से। It will damage the ये क्या होता है? हम क्या होते सर अभी तो बताया चलिए। सर ये कुछ और सोच रहे हैं। आगे वाले सीट पे सब पढ़े लिखे ही बैठते हैं। हाँ सर यूज जाट।
पीयूष जाट ने अच्छा किया कल के पेपर में, पेपर दे दें कल का आपका वेरी इंटेलिजेंट बॉय। रखा। सो इफ ऑल लाइंस आर रिमूव, देखिए तो क्या होगा, इफ कैसे रिमूव कर दें, इफ ऑल लाइंस भाई गैस चैम्बर कंसंट्रेशन रिमूव्ड बाय पोचिंग कोचिंग क्या होता है? और खाने किलिंग, में जहर मिलाते हैं। शिकार, पोचिंग का मतलब सलमान खान, सलमान ठीक है, पोचिंग और किलिंग, देन पॉपुलेशन ऑफ डियर, सर सलमान खान की तो भी सब तो शादी क्यों नहीं? क्योंकि वो शिकार पर निकलता है, एक नंबर देन शिकारी। पॉपुलेशन ऑफ डियर विल क्या होगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ डियर विल इंक्रीज, सर विक्की कौशल के साथ मुझे शादी। डिक्रीज, ठीक है, एक्सेसिव, इंक्रीज एक्सेसिवली, तो वो बढ़ जाएगी, दैट इज तो अब ये क्या होगा, दीज डियर्स विल ग्रेज, वो क्या कर देंगे, ग्रेज खाना खाएंगे। चल देंगे, सर अगर अभी सारे शेर खत्म हो जाए तो हम लोग कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं? all grass and no grass will be left on ground, फिर घास बचेगी, and नो जो प्लेस ground होगा वो क्या होगा, नो प्लेस फॉर वॉकिंग will be desertified, no grass will be left, so all deer will be killed, ना घास बचेगी ना हिरन बचेंगे, हिरन भी मरेंगे। और ना इंसान बचेंगे। इंसान कहाँ से इसमें से आ गए, थोड़े से रहते हैं। सर उनके लिए प्लांट्स नहीं बचेंगे ना, और भी all deer will get killed, तो क्या एक लेवल को हटाने से तीनों लेवल हट गए, हाँ सर, टॉप का कोई लेवल हटा दिया तो एलिमिनेटेड, पूरी नींव बिखर गई। बहुत बड़ी बात कही, बोले छत हटा दोगे तो एक करके ईंट गिर जाएगी, अरे सर तो और नींव तो हाँ तो सही तो सही है। अगर उल्टा करके देखा जाए तो नींव लायन को हटा दिया तो पूरा ढह गया ना सर। नींव में जाओगे क्यों, पीसीएम में जाओ जैसा, अरे नींव सर अब दूसरे कोचिंग वालों को उड़ाते तो एप्पल सैमसंग एप्पल की नहीं उड़ाता क्या? चलो अब नेक्स्ट देखिए, इफ ऑल डियर्स आर रिमूव्ड, अगर सारे डियर रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा, तो कोई सर सारे शेर मर शेर जाएंगे भी मर जाएंगे, घास भी और मर सर, जाएगी। घास बहुत बढ़ जाएगी। अब वो उसी पे गिरेगी और अल्टीमेटली नहीं हो पाएगी और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, घास अगर उसी पे गिरती रहे तो न्यू ग्रास उसी पे गिर- और सर जमीन बंजर बन जाएगी। बंजर तो नहीं बनेगी, लेकिन क्या है वो घास फिर हार्ड होती जाएगी और बेकार हो जाएगी। अरे शेर को हटा दिया वहाँ पे देखो अरे सेकंड है, ये इफ ऑल हाँ डियर सर बकरी भी तो घास खाती है। नहीं, एक ही फूड चेन लेके चलना, इफ ऑल डियर आर रिमूव्ड, तो देन ऐसे में क्या होगा, there will not be anything for lion to eat, lion कुछ खा नहीं पाएंगे, there will not एंड be, विल डाई बाय स्टार्विंग। ये सही सर है। आपकी इंक इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? हाँ सर अभी नहीं लिखते हैं एक्सकम कर रहे थे वो अभी खत्म हो गई। वो हुआ मेरी भी क्या खत्म ना हो जाएगी तो देखेगा। कि हमने खाली डिब्बी से ईंट डाल दी, ये गलती अरे हमको भरी डिब्बी से डालनी चाहिए, मैं 2 बार से खाली डिब्बी से डाल रहा था, फिर मैंने फैसला किया ये नहीं डिब्बी खोलूंगा। सर सर आपने ब्लू इंक डाल दी इसमें। कोई बात नहीं, ब्लू सर इसको आपको ज- ऐसा डार्क ब्लू से कलर होगा, बहुत मस्त लगता है। ठीक क्या? है, सो अब क्या होगा अगर आप देखो, नाउ मस्त है।
all Black अभी रुक जा थोड़ी देर plants में will destroyed in die seconds. by थोड़ा starvation. झटको उसको। ऐसे खिलाओ तो वे क्या हो जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे। एंड सर उसको शेक करो ये लोग ग्रास, जो ग्रास होगी वो क्या होगी, विल राइज हाई राइज हाई एंड विल ग्रो And fall. अनटाइडली ऑन न्यूली ग्रोइंग ग्रास। एंड डिस्ट्रॉय इन सेकंड्स। उस पर गिरेगी एंड हिंडर इन इट्स ग्रोथ, हिंडर मतलब बाधक इन इट्स ग्रोथ। तो अगर इफ ग्रास इज रिमूव्ड, सर ब्लैक गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है, ब्लू छूट गया क्या? अगर ग्रास रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, देन देयर विल ये क्या क्या होगा? बी नथिंग। सर ये तो ब्लैक ही है। अरे ठीक है, देयर विल सर ने बी ब्लू नथिंग की डब्बे में ब्लैक डाल दिया। लेबल, सर बताना देयर ब्लू विल की बी डब्बे नथिंग में अवेलेबल फॉर डियर and deer will be eliminated and all deer will be eliminated. All deer will be, अभी कुछ रंग आया। सर ये तो ब्लैक गाढ़ा गाढ़ा हो रहा सर ने है। पक्का ब्लैक मिला रखा ब्लू की हाँ डब्बे सर में। वो उसके अंदर ब्लू नहीं है। Absence of deer, इसका मतलब है तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है। In absence of deer, all सर मुझे ब्लू दिख रहा है। lions will get extinct. मेरे को भी डार्क ब्लू दिख रहा है। तो इस तरीके से ये बताई गई है। वो डार्क ब्लू है ना? सच में वो डार्क ब्लू है ना? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आनंद जी से अच्छे से देख। ये- डार्क दिख रहा है। डार्क ब्लू। which डार्क भी है। of the following belong to same trophic level? सेम ट्रॉफिक लेवल का कौन है? सर जो मार रहे हैं अरे आप लोग अलग अलग बैठ जाओ। एक तो वो तुम्हारा इतना सेवा कर रहा है, तुम फिर भी उसे मार रहे हो। ऐसे तो तुम्हारे बाल कभी साफ ही नहीं हो पाएंगे। सर आज 9th के बच्चे ने गुड्डू के सर पे बम फोड़ा तो बाल झड़ गए बेचारे के। कुछ भी मतलब हर किया थोड़ा सा। डियर, अब बताओ गजेंद्र, इसमें कौन सेम ट्रॉफिक लेवल पर है? सर कौन से सर मैं बताऊं, सर ग्रास है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। कौन से सेम ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, ये क्वेश्चन है। सेम सर रुक जाओ सर, रैबिट फ्रॉग डियर। गलत, रैबिट एंड डियर। Rabbit and deer. रैबिट एंड डियर सर। हाँ। फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो फ्रॉग, ग्रास हॉपर, ग्रास स्नेक एंड एल्गे। सर ग्रास, फ्रॉग, ग्रास ऊपर ग्रास। सर ग्रास frog और snake। फ्रॉग, सर फ्रॉग और स्नेक। फ्रॉग, सर frog और स्नेक नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है ठीक सर? है, ये तो इस तरीके से ग्रास एंड Science एल्गे से। सेम ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये याद रखो, क्योंकि फ्रॉग इंसेक्ट खा रहा है। बेसिक निकाली थी। और स्नेक फ्रॉग हम्म। और ग्रासहोपर क्या खाता है? ग्रास ऊपर घास खाता है, तो वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। फ्रॉग, फ्रॉग किस ट्रॉपिक लेवल का हो गया? सर मतलब सर कार्निवोरस, Grasshopper- सेकेंडरी कंज्यूमर। ग्रासहोपर ग्रास को ही खाता है और ग्रास ही उसको हेल्प करती है अपने मतलब प्रीडेटर से बचने के लिए। फ्रॉग ठीक है। इंसेक्ट्स को How? खाता है और इंसेक्ट्स अब देखो, आपके में जो मैनेजिंग द गार्बेज है विच वी प्रोड्यूस, वो 3R वाले हैं कि 5R वाले? मैं कौन कर रहा हूँ? बताओ। सर क्या वापस पूछना? अब देखो एक बार और लिखो, 10% लॉ। ये थोड़ा सा और रिफाइंड है, इसको लिखो। इट इज गिवन बाय रेमंड लिंकमैन। सर सर थोड़ा कार्बन को शुरू होगा। अभी बता रहा हूँ। सर
थोड़ा धीरे only 10% of the energy, only 10% of the energy entering in a particular trophic level, entering in a particular trophic level, ठीक है, of organism is available, of organism is available for transfer to next topic level. ये बिल्कुल ऐसे ही याद कर लो। अगर मैंने 100 ग्राम सेब खाया है तो शेर हमारा 10 ग्राम ही खा पाएगा, वो 10 ग्राम ही सेब के लिए अवेलेबल है, क्योंकि जो खून बनेगा वही तो वो खाएगा। तो जो हम तक पहुंची है उसका 10% ही अवेलेबल है फॉर ट्रांसफर टू। सर शेर इंसानों को खाता है क्या? समझ में आई? फिर से इसको रिपीट करो। देखो सर, अगर हम 100 ग्राम देखा, खाली बैठे हम तो हम क्या करेंगे, सर, अगर बाल हम देख रहे थे। हाँ बोलो। Only 10% of energy entering in particular. बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा बोलो आदित्य। Only 10% of the energy. कैटरीना। Only 10% of energy entering in organism. देवांशी। Only 10% of energy entering in a particular trophic level of organism is available for transferring into the next level of शिवम। only 10% of energy entering in trophic level in organisms available for carnivore. ऐसा नहीं होता है। खुशी। Only 10% of energy entering in a particular trophic level of an organism is available for next trophic. ऑर्गेनिज्म, हाँ ठीक है। सो दिस इज 10% लॉ। नाउ अब जरा देखें, सिर्फ कार्बन बढ़ा दो। बस एक और चीज बता दें कि सर बस वो इंडेक्स में क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट। हाउ हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट। नाउ गार्बेज के बारे में देखो। गार्बेज, द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। द हाउस होल्ड Waste is Waste. known as इज कॉल्ड garbage. गार्बेज। तो वहां का जो मेयर है इंदौर का, क्योंकि वो 6 साल से लगातार हाँ। सबसे सुंदर शहर है, Yes, वो sir. उसने हर मंदिर के सामने भी डिकम्पोजर लगा रखे, माला उसमें डालो और उससे फर्टिलाइजर बनाओ और उससे पीछे क्यारी बनाओ। जितनी पॉलीथीन है इकट्ठी करो, उससे तुम प्लास्टिक के बिट्स बनाओ और उससे रोड बनाओ। एक भी चीज ऐसी चीज वहाँ है ही नहीं जो रिसाइकल नहीं होती। कचरा बनता ही नहीं पूरे इंदौर में, कचरा ही बनना बंद हो गया। उसने कहा हर चीज हम रिसाइकल, मेयर ने इतना अच्छा काम किया। और जब कचरा बनेगा नहीं, जगह जगह हर मंदिर में लगे, कल का फूल आज डालो, कचरा ही इकट्ठा होना बंद हो गया। सोचो, आस पास के लोग भी अपना ग्रीन गार्बेज उसी में डाल के कंपोस्ट करो, और जितनी अच्छा मर्जी मतलब वो कोई कंपोस्ट मशीन लगा रखी है? जगह जगह लगा रखी है। तो मतलब कचरा डालो यहाँ से सोना। और मैन्योर लो और अपने बगीचे में क्यारी बनाओ। ओ खाद। और वो साथ में प्लास्टिक वास्टिक से तो रोड बनवा देता है, ऐसी रोड की 200 की स्पीड से कार चले। तो समझो कितनी बचत कर रहा सर है। रोड खुद थोड़ी ना चलती है 200 स्पीड से। अरे भाई, 200 अगर- से कार चल। अगर तुम्हारी रबर की लेयर हो, जैसे कैलिफोर्निया में रबर बिछा दी, बोला चलाओ अब तुम्हारी, तुम टेढ़ी भी कर लो कार तो तुम्हारी पलटेगी नहीं, इतनी टेढ़ी भी चलेगी ना, तो रबर पे मजा है ना जो रबर घिस जाए। पत्थर पे तो टायर
फिसल सकते हैं। रबर पे रबर क्या फिसलेगी, रबर की रोड बना, वही उसने किया। मतलब समझ में नहीं आया। अगर आप अपने जो भी है एस्फाल्ट की रोड डाल दें, रबर की या कार्बन सबसे ऊपर, तो अगर इस पर रबर बिछा दी जाए तो टायर की स्पीड जब बढ़ेगी ना, कितनी भी बढ़ा ले जाओ, वो स्पोर्ट्स वाला रेस हो जाएगा। उसमें आपकी कार फिसल नहीं सकती, पलट भले जाए लेकिन इसकी पलट लिमिट, जाएगी। हाँ मतलब पलटने का मतलब दूसरे से टकराएगी तो उछलते उछलते आगे गिरेगी। वैसे वैसे आप स्पीड ले जाओ, समझ में आई बात की नहीं? तो वो तो चीज। जो रेसिंग ट्रैक से ऊपर से प्ले समझ क्यों ना आते हैं? अब जरा देखें, सर 10% लो समझ लो। disposal of waste, what does it mean by disposal of waste? Disposal of waste means to get rid of waste, यानी waste से कैसे हम छुटकारा पाएं, जैसे इंदौर में पाया गया। So disposal of waste, waste means get rid of waste। क्या आपको खुशी ये मिले नोट्स की नहीं मिले? मिल गया? सर किसके? Get सर rid- मुझे नहीं Okay, सर मुझे इस चैप्टर के ही है ना? इसी चैप्टर पे। हाँ नहीं मिल गया सर इसलिए सर। नहीं मिलते। सर फ्रंट पे दिखाना मिल गया। नहीं नहीं सर मुझे भी मिले? किसे नहीं मिले? चलो, अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? दैट इज, इसके 5 तरीके हैं। रिसाइकल, पहला क्या है? रिसाइकल। सेकंड क्या है? रीयूज। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, जैसा अभी बताया, प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कंपोस्ट। और थर्ड क्या है? मेकिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इंसिनरेशन, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। दैट इज बर्निंग एट हाई टेम्परेचर की कुछ बचे ही ना। और चौथा सर ब्लू लैंडफिल, कलर आ सर आ गया। गया। लैंडफिल। ये और अच्छा फिर सर ने हिलाया तो निकला। सीवेज ट्रीटमेंट। सर सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जहाँ सीवेज प्लांट है, हम लोगों का जितना सीवेज जा रहा है ना, उन सब में कुछ ऐसे बैक्टीरिया डालो कि वो उसके ऑर्गेनिक मैटर को खा जाए और तब उसको पानी में मिलाओ नदी में। उसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। यानी सीवेज कहाँ ले जाओगे? उसको नदी में ही डालना है, नदी गंदी हो जाएगी, लेकिन ट्रीटमेंट करके तो डालो। हाँ सर मैंने देखा कई सारे प्रोसेस से गुजरता है। सो अब यहाँ पर कई अलग अलग चीजें हैं। व्हाट डज इट मीन बाय रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग का क्या मतलब है कि पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, दीज कैन बी रिसाइकल्ड। पहली चीज क्या है? पेपर, प्लास्टिक एंड metals can be recycled. So such wastes are to be sold. इसे हमें बेच देना चाहिए। किसको बेच देना चाहिए? रद्दी For recycling. सर It ज्यादा will also earn us few bucks. इससे हमें कुछ मुद्राएं भी मिल जाएंगी। सर बहुत कम मिलती है। ऑल्सो earn us. सर 3-4 किलो का सिर्फ 10 रुपया। इससे लैया पट्टी खा लो। earn us. नया पट्टी क्या होती है? few बस लैया में गुड़ डालो, लाई होती है ना, लाइक वो मुरमुरे। हाँ मुरमुरे, अच्छा मुरमुरे में क्या डालो? गुड़, तो उसकी एक पट्टी बना के खा लो। अच्छा गुड़ वो हाँ मैं समझ गई, वो लड्डू जैसे आते हैं ना। हाँ लड्डू जैसे, खा लो। हाँ। अच्छा ये पहला हो गया रिसाइकलिंग। व्हाट डज इट मीन बाय प्रिपरेशन ऑफ वेस्ट? प्रिपरेशन ऑफ वेस्ट का क्या कर सकते हैं? ये जो भी प्लांट या ऑर्गेनिक वेस्ट है, उन सबको क्या है? वेजिटेबल पील, ये सारे हैं। जमीन में डंप कर दिया। सो वेजिटेबल पील इधर गाय को या खिला दो। प्लांट वेस्ट या फार्म वेस्ट। कभी कभी खेतों में भी जब आप फसल काट लेते हो तो नीचे जो बचता है, तो वो कहते नहीं कि क्या जलाया जा रहा है, पराली जलाई जा रही है, इसको लोग जलाते हैं ना, हाँ, तो हमारे स्कूल में भी काटी है। फार्म स्कूल वेस्ट। में पराठे। तो वो फसल ही वो can घास be, है घास। हाँ, तो वो पराठे। इनको क्या करा जाता है? जलाया जाता है। ठीक है। बर्न्ड। बरीड अंडरग्राउंड, बरीड अंडरग्राउंड and covered with soil
covered with soil. बी में ऐड वर्मी कंपोस्ट इन इट. वो कीड़े होते हैं ना जो अर्थवॉर्म होते हैं, वो भी ऐड किए जा सकते हैं. हाँ सर, बी उसमें में जमीन ऐड वर्मी कंपोस्ट in it. Now after few days it will get converted into, उसको बाहर निकाल लो. It will get converted सर नहीं हो पाएगी वो काम. into compost. 15 दिन में हो जाएगी. अब इसके बाद मेडिकल वेस्ट को क्या करोगे? मेडिकल वेस्ट कंटेन्स हार्मफुल बैक्टीरिया. Yes, sir, इट इज टू बी सर उसको इंसिनरेटेड. भस्म कर देंगे. So And the gas produced is to make a fuel. waste is harmful. सर इससे निकलेगी जो गैस वो हार्मफुल नहीं होगी. तो उसको जला देंगे. उसको स्मोक के प्रेसिपिटेटर में वो कर देंगे. ठीक है, रिड्यूस कर देंगे. ऐसे होते हैं जिसमें से स्मोक निकलता है ना ऊपर, तो जो सर चिमनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है उसको सल्फर में बदल के यहाँ पर वो रिड्यूसर है. SO2 गैस निकली. कई बार तुम्हें मालूम है कि तुम लोगों के एग्जॉस्ट में, तुम जिस बाइक से जाते हो ना उसके एग्जॉस्ट में स्मोक प्रेसिपिटेटर लगा हुआ है. ऐसे कई जगहों पे होता है कि नहीं. 125 रुपए का आता बाजार में. लगवा लो, स्मोक की मजाल निकल जाए, उसी में एग्जॉस्ट के आगे जमा हो जाएगा, फिर एक कपड़े से साफ कर लो. हाँ सर, काला काला. तो ये सल्फर बन जाएगा. इसको कहेंगे रिड्यूसर. स्मोक को रिड्यूस कर देगा. अब वो जो भट्टी होती है ना, बहुत बड़ी चिमनी, उनसे धुआं नहीं निकलता आजकल, उसमें सब स्मोक प्रेसिपिटेटर लगे होते सर बहुत से लगे होते तो उसमें येलो हो जाते हैं ना. हैं. येलो जो भी हो, काला, सब कुछ निकलेगा. CO2 है, CO2 को भी कार्बन में बदल देगा. सो हार्मफुल फॉर हेल्थ. सो इट इज टू बी इंसिनरेटेड, यानी इनका दहन किया जाना चाहिए. बर्न एट हायर टेम्परेचर. और इसके अलावा कहीं पर अगर ऐसा ग्राउंड है, लैंडफिल का मतलब है एट लो लाइंग एरिया. लो लाइंग एरिया वेल अवे फ्रॉम सिटी या जहां पर लोग रहते हैं, पब्लिक प्लेस, कैन बी यूज्ड फॉर गार्बेज डंपिंग. तो वहां पर गार्बेज डंपिंग हो जाएगी टिल इट इज लेवल्ड. तो ये भी यूज किया जा सकता है. और पांचवा क्या, सीवेज ट्रीटमेंट. दैट इज जो भी है डर्टी ड्रेन कंटेनिंग ह्यूमन सर नाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेसेस और सर सीवेज. सर ड्रेनेज. यूरिन. सर ड्रेनेज कहते हैं. ड्रेनेज होता है. ठीक है, इन सबको क्या करना चाहिए? इज कॉल्ड क्या कहते हैं? सीवेज वेस्ट. सीवेज कहते हैं नाले को. हाँ, जैसे नाला बनाला अलग अलग चीजें होती हैं. नाला से तो इफ अनट्रीटेड, सो इट इज टू बी, इसको क्या करना, इट कंटेन्स, इसमें क्या चीज है, इसमें एस्चेरिका कोली होता है. वो जो बैक्टीरिया है ना, इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि उससे सारी डायरिया बीमारी हो जाए और न जाने क्या क्या है. जो हम लोगों की नहीं होती वाटर बॉर्न डिसीज, वो ई कोली से होती है. जो ह्यूमन का शिट है उसमें जो पाया जा रहा है एस्चेरिका कोली, वही ह्यूमन ही खा लेता है. वही पानी भाई देखो, गंगा जल में डाल दिया, गंगा जी में बहा दिया सारा सीवेज, और लोगों ने गंगा जल का आचमन किया. तो हम लोग अपना ही एस्चेरिका कोली खा जा रहे हैं. तो उसकी वजह से हम लोगों में वाटर बॉर्न डिसीज हो रहा है. मतलब फिर से बताना, गंगा जी में क्या जो ह्यूमन शीट है उसमें एस्चेरिका कोली है, ई कोली. उसका क्या नाम है? एस्चेरिका कोली. ई कोलाई भी कहते हैं, या इसे ई कोलाई भी कहते हैं. तो ये बैक्टीरिया है, और ये किसके लिए है? वाटर बॉर्न डिसीज के लिए. यही वेक्टर है क्या? ये मतलब वाटर बॉर्न डिसीज करता है. वाटर बॉर्न डिसीज का कॉजेटिव एजेंट है.
अफ्रीका वालों को कोलेरा हो गया था। इसी वजह से होता है, यही चीज है मेन। तो ई कोली की मात्रा से पता चलता है कौन पानी कितना शुद्ध है। तो इसलिए इट कंटेन्स लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना पड़ेगा, विच इज रिड्यूस्ड या treated first before draining it into nearby river bodies. Before draining it into nearby water bodies. तो उसके लिए हम इसमें ऐसे बैक्टीरिया डालते हैं, डाइजेस्टर, सीवेज डाइजेशन बैक्टीरिया डाल दो, सारा वो खा जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर, डाइजेस्ट कर जाएंगे और खा जाएंगे, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं बचेगा फिर पानी पाने का। और उसमें खूब सारा ऑक्सीजन भी देते हैं, खाओ हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टर होता है जिसमें सब करते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? इतना ही रखो, बाकी क्वेश्चन उसमें देख लीजिएगा उसमें। दस वाला ये दोनों नए हैं। ये थैंक यू सर। Thank you, sir. Have a nice day. थैंक यू बेटा। Thank you.